नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद के दोनों सदनों की आज की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक हुई स्थगित। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत बनाई जाने वाली कमेटियां किसानों की आमदन में वृद्धि के लिए खेती के साथ साथ सह गतिविधियों के बारे में करेंगी अध्ययन। और पंजाब मंत्रिमंडल ने कस्टम बिलिंग पॉलिसी को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज की कार्यवाही भी विपक्ष के सदस्यों द्वारा हंगामे के कारण प्रभावित हुई तथा सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज शुरू होने पर विपक्षी दलों तथा सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच नारेबाजी के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कांग्रेस के सदस्य अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर हंगामे के बाद पहले 12 बजे तक फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी के कारण हुए हंगामे से प्रभावित हुई। कार्यवाही पहले 12 बजे तक फिर सोमवार तक स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के बाहर आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी की मांग को दोहराते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कांग्रेस नेता की अपमानजनक टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही। अधीर रंजन माफी मांग अनकंडीशनल माफ़ी तो नहीं मांगा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषतः अधीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने जो कुछ भी किया उस पर माफी मांगने के बजाय वे अपना बचाव कर रहे हैं। उधर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उनकी टिप्पणी के संदर्भ में संसद में उनके खिलाफ की गई शिकायत पर उन्हें स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को पूर्व आवश्यक मापदंड के अनुसार वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रौद्योगिकी आधारित सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे युवा अपना अग्रिम आवेदन जमा कर सकें। आयोग के अनुसार मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अद्यतन किया जाएगा और जिन पात्र युवाओं ने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं उन्हें उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकेगा। मतदाता सूची में पंजीकरण होने के बाद उन्हें एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि वर्ष 2023 के लिए जारी मतदाता सूची के वार्षिक संशोधन के लिए ऐसे युवा जो अगले वर्ष 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। अग्रिम आवेदन इस वर्ष 9 नवंबर से जमा किए जा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्षा से होने वाले जलभराव की निकासी के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्षा के कारण जलभराव की निकासी से संबंधित प्रबंध पूरे होने के कारण किसी को भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। किसान की वर्तमान में बोई हुई फसल को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा तथा अगली फसल की समय पर बिजाई करने में भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और अगस्त के महीने में जब बरसात थोड़ा रुकती है उसके बाद सारा पानी नेचुरल फ्लो के नाते ड्रेन आउट अपने आप होता है। बाकी जहाँ पानी रुक जाता है उसको फिर पंपिंग सेट के द्वारा पंप आउट करते हैं। तो वो सारी तैयारियां हमारी हैं, किसी को भी इस प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी कि पानी में खड़ा रहेगा। और जहाँ तक किसानों की बाकी सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं हम दे रहे हैं,
चाहे उसके बिजाई के लिए खाद की व्यवस्था होती है, बीज की व्यवस्था होती है, इम्प्लीमेंट्स जो हम नई नई योजना रोज़ाना दे रहे हैं कि उसके अंदर हम उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि कौन कौन से किसानों को एप्लायंस इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसके अंदर सब्सिडी भी दे रहे हैं, इसलिए किसान को कहीं कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति चिंतित है तथा किसानों की खेती को लाभप्रद बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत जो कमेटियां बनाई जाएंगी वह यह अध्ययन करेंगी कि खेती के साथ साथ किसानों की आमदन में इजाफे के लिए किसान कौन कौन सी और सह गतिविधियां कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को देशभक्ति की भावना का प्रतीक बताते हुए कहा कि आगामी 13 से 15 अगस्त तक स्वयं राज्य सरकार, प्रदेश के NGO तथा अन्य संस्थानों को हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन के मामले में कहा कि इस मामले में आर्थिक आधार आजम से ही तय किया गया था। वर्तमान सरकार ने कोई नया नियम नहीं बनाया है। 2 लाख से कम आमदन वाले किसी भी दंपति की पेंशन को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य सरकार ने 60 वर्ष की आयु होने पर बुजुर्गों की स्वतः ही पेंशन बनानी आरंभ कर दी है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक के संबंध में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मारक के कार्य में और गति लाई जाए ताकि यह स्मारक आगंतुकों के लिए शीघ्र आरंभ हो सके। हरियाणा के अंबाला छावनी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के अनसंग असंख्य योद्धाओं तथा सेनानियों की याद में बनाया जा रहा आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें आर्ट कार्य को शुरू किया जा रहा है तथा 1857 की क्रांति के दौरान हुई घटनाओं को वर्चुअल तरीके से जीवंत करते हुए आगंतुकों के ज्ञानवर्धन के लिए भी दर्शाया जाएगा। यह शहीद स्मारक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अनिल विज ने बैठक के दौरान कहा कि यह शहीदी स्मारक एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा तथा आधुनिक तकनीक से लैस शहीद स्मारक भी होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग बहुत बहादुर हैं तथा 1857 के दौरान हरियाणा के लोगों ने अपने औजारों को ही हथियार बनाकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि स्मारक में ओपन एयर थिएटर भी बनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा सरकार की उपलब्धियां दिखाई जाएंगी व लाइट एंड साउंड शो का भी प्रावधान होगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने खरीद की फसल के मंडीकरण सीजन 2022-23 के दौरान धान की मिलिंग के लिए द पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के इस फैसले से खरीदे गए धान को राज्य में स्थापित चावल मिलों द्वारा धान से चावल निकालने के बाद भारतीय खाद्य निगम को मुहैया करवाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने पंजाब के किसानों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से यह पहल की है। इसके बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति पंजाब की खरीद एजेंसियों जैसे कि पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पंजाब राज्य गोदाम निगम तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीदे जाने वाले धान की मिलिंग को समय पर केंद्रीय पूल में देने के लिए तैयार की जाती है। इस नीति के अनुसार विभाग द्वारा जारी किए गए खरीद केंद्रों की अलॉटमेंट सूची के मुताबिक चावल मिलों को खरीद केंद्रों के साथ समय पर जोड़ दिया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा स्कूलों तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। चंडीगढ़ में ब्यूरो के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में स्कूलों तथा कॉलेजों में बनाए गए मानदंड क्लबों के मेंटेनेंस के लिए करवाया गया यह दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उप महानिदेशक राजीव P के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में करवाया गया, जिसमें चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर 26 के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने मानकों के महत्व से जुड़े कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने भारत मानक ब्यूरो द्वारा की गई इस पहल की सराहना भी की। चंडीगढ़ शाखा कार्यालय 2 के वैज्ञानिक एंड प्रमुख दीपक कुमार अग्रवाल ने BIS गतिविधियों की व्याख्या तथा कार्यक्रमों के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि BIS ने स्कूली छात्रों के बीच मानकीकरण व गुणवत्ता की अवधारणा को विकसित करने की पहल की है। जिसमें पूरे भारत में 10,000 के करीब स्टैंडर्ड क्लब बनाने का प्रावधान है, जो कि इस वर्ष का टारगेट है हमारा। उसमें हर स्टैंडर्ड क्लब जो कि
देश के हर ज़िले में खोलने की हमारा मिशन है। उसमें पंजाब स्टेट में करीबन 500 स्टैंडर्ड क्लब का टारगेट है एवं हरियाणा में 400 स्टैंडर्ड क्लब का टारगेट है। उन्होंने कहा कि यह युवा पीढ़ी के बीच गुणवत्ता जागरूकता तथा देश में गुणवत्तापूर्ण वातावरण विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान कई अन्य वक्ताओं की ओर से भी मानक ब्यूरो से संबंधित जानकारियां साझी की गईं। कार्यक्रम के दौरान लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अब खबरें फटाफट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादकों के पैकेट पर निर्दिष्ट नई स्वास्थ्य चेतावनी को किया अधिसूचित। देश से फार्मास्यूटिकल उत्पादकों के निर्यात में इस वर्ष अप्रैल से जून महीने में 146% की हुई वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रयासों से वर्ष 2014 से 2018-19 में भारत में बाघों की संख्या लगभग हुई दोगुनी। बर्मिंघम में राष्ट्रीय मंडल खेलों की कल रंगारंग कार्यक्रम से हुई शुरुआत। भारत के कुल 215 खिलाड़ी 15 खेल स्पर्धाओं में अपनी चुनौती करेंगे पेश। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के थे ध्वजवाहक। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री ने इन खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।